कॉर्पोरेट कल्चर बनाना स्ट्रैटेजिक प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में होती है। एक कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन में उसके स्ट्रक्चर्स, पॉलिसीज और कॉर्पोरेट कल्चर शामिल होते हैं, जो सभी रैपिडली चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट में डिसफंक्शनल हो सकते हैं। जबकि मैनेजर्स स्ट्रक्चर्स एंड पॉलिसीज को चेंज कर सकते हैं, हालांकि डिफिकल्टी के साथ कंपनी के कल्चर को चेंज करना बहुत हार्ड है। फिर भी एक वायबल कॉर्पोरेट कल्चर क्रिएट करना अक्सर मार्केट सक्सेस की होती है, जैसा कि एचडीएफसी बैंक का एक्सपीरियंस दिखाता है। एचडीएफसी बैंक, जिसे 1994 में एक वर्ल्ड क्लास इंडियन बैंक बनने के मिशन के साथ इंकॉर्पोरेट किया गया था, ने अगले 2.5 दशकों में 16,000% से ज्यादा का शेयरहोल्डर रिटर्न्स डिलीवर करने के लिए कस्टमर सेंट्रिक इनोवेशन और डिसिप्लिन्ड रिस्क मैनेजमेंट को अपनाया। बैंक कस्टमर फोकस, रिस्क मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी लेड इनोवेशन के अपने फाउंडिंग प्रिंसिपल्स के प्रति ट्रू रहा है और 2020 में इसके फाउंडर सीईओ को इकोनॉमिस्ट द्वारा दुनिया का बेस्ट बैंकर रेट किया गया है। एचडीएफसी बैंक के फाउंडर सीईओ आदित्य पुरी ने इसके कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच में कंसिस्टेंसी को इस प्रकार एक्सप्लेन किया, जिस अल्टीमेट पर्सन के लिए हम यहाँ हैं, वह कंज्यूमर है। हम जो कुछ भी करते हैं उसमें हम तभी सक्सीड होंगे जब आप अपनी एक्सपर्टीज को एक साथ लाकर कस्टमर को एक डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे। लीडर की अनवेवरिंग कमिटमेंट बैंक के एम्प्लॉयज को कस्टमर्स के साथ हर इंटरैक्शन के दौरान ब्रांड प्रॉमिस डिलीवर करने के लिए मोटिवेट करती है। रिस्क के प्रति कंजर्वेटिव अप्रोच का मतलब था कि बैंक अपनी एसेट्स को डेब्ट्स के बजाय अपने रिटेल कस्टमर्स से डिपॉजिट्स के थ्रू फाइनेंस करता है। बैंक प्राइवेट बैंक्स के बीच ब्रांचेस और एटीएम्स के लार्जेस्ट नेटवर्क्स में से एक के थ्रू सिटीज और सेमी-अर्बन सेंटर्स में रिटेल एंड कमर्शियल क्लाइंट्स को सेवा प्रदान करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के साथ साथ फॉरेन वेंचर्स में इन्वेस्टमेंट्स से दूर रहने के परिणाम स्वरूप लो डिफॉल्ट्स और इंडिया के बैंक्स के बीच लोएस्ट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के साथ स्टेडी एंड प्रॉफिटेबल ग्रोथ हुई। दिलचस्प बात यह है कि बैंक के कोर वैल्यूज में न केवल कस्टमर फोकस बल्कि ऑपरेशनल एक्सीलेंस, प्रोडक्ट लीडरशिप, पीपल एंड सस्टेनेबिलिटी भी शामिल हैं। कई अवार्ड्स एंड एक्कलेड्स बैंक के एम्प्लॉय एंगेजमेंट एक्सपीरियंस को रिकॉग्नाइज करते हैं, जिसमें 50,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज वाले मेगा एम्प्लॉयर्स के लिए ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफिकेशन शामिल है। अवार्ड अपने एम्प्लॉयज के बीच कैमराडरी, फेयरनेस, रिस्पेक्ट, प्राइड और क्रेडिबिलिटी के कल्चर को फॉस्टर करने की बैंक की कमिटमेंट को एक्नॉलेज करता है। एक ऐसा कल्चर क्रिएट और सस्टेन करके जो एम्प्लॉयज को एम्पावर करता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करने की फ्रीडम को बैलेंस करता है। एचडीएफसी बैंक बेस्ट टैलेंट को अट्रैक्ट करने और मोस्ट कॉम्पिटेंट को रिटेन करने में एबल है। कॉर्पोरेट कल्चर वास्तव में क्या है? कुछ इसे शेयर्ड एक्सपीरियंसेस, स्टोरीज, बिलीफ्स और नॉर्म्स के रूप में डिफाइन करते हैं, जो एक ऑर्गेनाइजेशन को कैरेक्टराइज करते हैं। किसी भी कंपनी में जाए और पहली चीज जो आपको स्ट्राइक करती है वह है कॉर्पोरेट कल्चर। जिस तरह से लोग ड्रेस करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं और कस्टमर्स को ग्रीट करते हैं। एक कस्टमर सेंट्रिक कल्चर एक ऑर्गेनाइजेशन के सभी एस्पेक्ट्स को अफेक्ट कर सकता है। एंटरप्राइज रेंटेकार अपने लेटेस्ट दी एंटरप्राइज वे एड कैंपेन में एम्प्लॉयज एम्प्लॉयज को फीचर करता है। अपने मेकिंग इट राइट ट्रेनिंग प्रोग्राम के थ्रू एंटरप्राइज सभी एम्प्लॉयज को अपने डिसीजंस लेने के लिए एम्पावर करता है। कैंपेन का एक एड, जिसका थीम फिक्स एनी प्रॉब्लम है, रीइंफोर्स करता है कि कैसे किसी भी लोकल एंटरप्राइज आउटलेट के पास कस्टमर सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करने वाले एक्शंस लेने का अथॉरिटी है। स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट्स को डिफाइन करना। कई लार्ज कंपनीज डिफरेंट बिजनेसेस के एक पोर्टफोलियो को मैनेज करती हैं, जिन्हें अक्सर स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट्स कहा जाता है, जिनमें से प्रत्येक को अपनी स्ट्रैटेजी की आवश्यकता होती है। एक स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट एसबीयू में 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। 1. यह एक सिंगल बिजनेस या रिलेटेड बिजनेसेस का एक कलेक्शन है, जो कंपनी के बाकी हिस्सों से अलग एग्जिस्ट कर सकता है। 2. इसका अपना कॉम्पिटिटर्स का सेट है। और 3. इसका एक मैनेजर है जो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग और प्रॉफिट परफॉर्मेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो प्रॉफिट को अफेक्ट करने वाले ज्यादातर फैक्टर्स को कंट्रोल करता है। स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट्स एक कंपनी के पोर्टफोलियो को बनाते हैं। पोर्टफोलियो के भीतर इंडिविजुअल स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट्स की डाइवर्सिटी के आधार पर इन यूनिट्स को स्पेशलाइज्ड या डाइवर्सिफाइड के रूप में डिफाइन किया जा सकता है।
एक स्पेशलाइज्ड पोर्टफोलियो में ऐसे एसबीयूज शामिल होते हैं जिनमें एक या कुछ प्रोडक्ट लाइंस वाले फेली नैरो असॉर्टमेंट्स होते हैं। इलस्ट्रेट करने के लिए फेरारी, हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स कार्स, ग्लेसियो, बॉटल्ड वाटर, गोप्रो, एक्शन कैमकॉर्डर्स और roku डिजिटल मीडिया स्ट्रीमिंग ने स्ट्रेटेजिकली अपने प्रोडक्ट मिक्स को एक फेली नैरो प्रोडक्ट लाइन तक सीमित कर दिया है। इसके विपरीत एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में ऐसे एसबीयूज शामिल होते हैं जिनमें मल्टीपल प्रोडक्ट लाइंस वाले फेली ब्रॉड असॉर्टमेंट्स होते हैं। उदाहरण के लिए Amazon, जनरल इलेक्ट्रिक, जॉनसन जॉनसन और यूनिलेवर जैसी कंपनीज प्रोडक्ट लाइंस की एक वाइड वैरायटी ऑफर करती हैं। एक डाइवर्सिफाइड बिजनेस मिक्स का प्राइमरी रैशनल उन एरियाज में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज का एडवांटेज लेना है जिनमें कंपनी की कोई प्रेजेंस नहीं है। प्रत्येक बिजनेस यूनिट को ब्रॉडर कंपनी मिशन के भीतर अपने स्पेसिफिक मिशन को डिफाइन करने की जरूरत है। इस प्रकार एक कंपनी जो टेलीविजन स्टूडियोज के लिए लाइटिंग इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर और मार्केट करती है, वह अपने मिशन को इस प्रकार डिफाइन कर सकती है: मेजर टेलीविजन स्टूडियोज को टारगेट करना और लाइटिंग टेक्नोलॉजीज के लिए उनकी वेंडर ऑफ चॉइस बनना जो सबसे एडवांस्ड एंड रिलायबल स्टूडियो लाइटिंग अरेंजमेंट्स को रिप्रेजेंट करती हैं। ध्यान दें कि यह मिशन स्टेटमेंट स्मॉलर टेलीविजन स्टूडियोज से बिजनेस जीतने, लोएस्ट प्राइस ऑफर करने या नॉन लाइटिंग प्रोडक्ट्स में वेंचर करने का मेंशन नहीं करता है। कंपनी के स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट्स को आइडेंटिफाई करने का पर्पस अलग अलग स्ट्रैटेजीज डेवलप करना और अप्रोप्रिएट फंडिंग असाइन करना है। सीनियर मैनेजमेंट जानती है कि उसके बिजनेसेस के पोर्टफोलियो में आमतौर पर कई येस्टरडेज हैज बीन्स के साथ साथ टुमारोज विनर्स भी शामिल होते हैं। लिज क्लेबोर्न ने अपने कुछ यंगर बिजनेसेस जैसे जूसी कूटर, लकी ब्रांड जीन्स, मेक्शर और केट स्पेड पर ज्यादा एम्फोसिस दिया है, जबकि सैम बास, एलन ट्रेसी, सिग्रिड ओल्सन और लॉन्ड्री के बिना बिजनेसेस को बेच दिया है। बिजनेस यूनिट्स में रिसोर्सेज को एलोकेट करना। अपने एसबीयूज को डिफाइन करने के बाद मैनेजमेंट को यह डिसाइड करना चाहिए कि प्रत्येक यूनिट को कॉर्पोरेट रिसोर्सेज कैसे एलोकेट किए जाए। यह अक्सर प्रत्येक एसबीयू के कम्पिटिटिव एडवांटेज और उस मार्केट की अट्रैक्टिवनेस को असेस करके किया जाता है जिसमें वह ऑपरेट करता है। इंडिविजुअल बिजनेस यूनिट्स को असेस करते समय एक कंपनी उनके बीच एग्जिस्टिंग सिनर्जीज पर भी विचार कर सकती है। ऐसी सिनर्जीज कंपनी प्रोसेसेस जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन या पर्सनल जैसे एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट, क्वालिफाइड इंजीनियर्स और नॉलेजेबल सेल्स फोर्स से रिलेटेड हो सकती हैं। बिजनेस यूनिट्स के अपने पोर्टफोलियो के असेसमेंट के आधार पर कंपनी यह डिसाइड कर सकती है कि किसी पर्टिकुलर बिजनेस को ग्रो करना है, हार्वेस्ट या उससे कैश ड्रॉ करना है या होल्ड ऑन टू करना है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट दो प्रकार के फैक्टर्स पर फोकस करता है: एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री या मार्केट द्वारा प्रेजेंटेड अपॉर्चुनिटीज और दो, कंपनी के रिसोर्सेज जो आइडेंटिफाइड अपॉर्चुनिटीज का एडवांटेज लेने की उसकी एबिलिटी को डिटरमाइन करते हैं। यहाँ मार्केट अपॉर्चुनिटीज को टिपिकली ओवरऑल मार्केट, इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस फैक्टर्स जैसे कि उसका साइज, ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी के संदर्भ में डिफाइन किया जाता है। दूसरी ओर, एक कंपनी के रिसोर्सेज मार्केट प्लेस में उसकी कम्पिटिटिव पोजीशन को रिफ्लेक्ट करते हैं और अक्सर स्ट्रैटेजिक एसेट्स, कोर कॉम्पिटेंसीज और मार्केट शेयर जैसे फैक्टर्स के संदर्भ में मेजर किए जाते हैं। क्योंकि डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स में रिसोर्स एलोकेशन डिसीजंस लेने के प्रिंसिपल्स इंडस्ट्रीज में बहुत सिमिलर हैं, कई कंपनीज ने ऐसे डिसीजंस लेने के लिए जनरलाइज्ड स्ट्रैटेजीज डेवलप की हैं। ये जनरलाइज्ड स्ट्रैटेजीज अक्सर फॉर्मल पोर्टफोलियो मॉडल्स में इंटीग्रेट की जाती हैं जो मल्टीपल एसबीयूज में रिसोर्सेज एलोकेट करने के तरीके पर गाइडेंस ऑफर करती हैं। बायोकॉन, इंडिया की सबसे सक्सेसफुल बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी, बायोकॉन पूरी ड्रग वैल्यू चेन में फैली हुई है, प्रीक्लिनिकल डिस्कवरी से लेकर क्लिनिकल डेवलपमेंट और अंत में कमर्शलाइजेशन तक। कंपनी ने अपने 4 बिजनेसेस को मैनेज करने के लिए एक हाइब्रिड मॉडल अपनाया है जिसमें जेनेरिक्स, बायोसिमिलर्स, रिसर्च सर्विसेज और नोवल बायोलॉजिक्स शामिल हैं। रिसर्च सर्विसेज और जेनेरिक्स जैसे लो हैंगिंग रेवेन्यू अर्निंग, लो रिस्क और प्रेडिक्टेबल बिजनेसेस कैश काउस के रूप में काम करते हैं जो अदर्स के अलावा ओरल इंसुलिन, कैंसर वैक्सीन्स और ऑटोइम्यून डिजीजेस के लिए नोवल थेरेप्यूटिक प्रोग्राम्स के हाई रिस्क और लॉन्गर स्ट्रीम बिजनेस को चलाने के लिए सरप्लस जनरेट करते हैं।
बायोकोन एशिया और अफ्रीका के इमर्जिंग मार्केट्स से लेकर नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, जापान और ऑस्ट्रेलिया के हाईली रेगुलेटेड मार्केट्स तक फैले अपने ग्लोबल बिजनेस को मैनेज करने के लिए अपने बिजनेस मॉडल को रिफाइन करता रहता है। जेनेरिक्स सेगमेंट में भी कंपनी ने अपने इंडियन पियर्स के विपरीत बायोलॉजिक्स द्वारा एंकर्ड ब्रांडेड फॉर्मुलेशंस का एक डिफरेंशिएटेड अप्रोच अपनाया है, जो लार्जली ऑफ पैटेंट स्मॉल मोलिक्यूल जेनेरिक्स पर फोकस्ड हैं। कंपनी ने फाइजर, माइलान, नोवार्टिस और ब्रिस्टॉल मायर्स स्क्विब सहित ग्लोबल फार्मा जायंट्स के साथ पार्टनर करने के लिए कोलैबोरेटिव राउट का यूज किया है। इस तरह के कोलैबोरेशंस लोकल मार्केटिंग अलायंसेस के थ्रू अपने ग्लोबल फुटप्रिंट को एक्सटेंड करते हुए ड्रग डेवलपमेंट के रिस्क एंड रिवॉर्ड को शेयर करने की अनुमति देते हैं। कंपनी का स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के प्रति एंटरप्रेन्योरियल अप्रोच लगातार अपने ऑफरिंग्स को बिलियंस के लिए अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल बनाने के अपॉर्चुनिटीज तलाशता है। जुलाई 2020 में अपनी ग्लोबल स्ट्रैटेजी के हिस्से के रूप में कंपनी ने एक फ्रेंच हेल्थकेयर सॉल्यूशंस कंपनी वॉलंटिस के साथ पार्टनर करके तेजी से बढ़ते डिजिटल थेरेप्यूटिक सेगमेंट में डाइवर्सिफाई किया। पार्टनरशिप मधुमेह रोगियों के एट होम मैनेजमेंट के लिए एक डिजिटल प्रोडक्ट इंसुलाया को डेवलप और डिस्ट्रीब्यूट करता है। डिजिटल ऐप फिजिशियंस को उन पेशेंट्स को रिमोटली मॉनिटर करने की अनुमति देता है जिन्हें ऑटोमेटेड एंड कस्टमाइज्ड इंसुलिन डोज रिकमेंडेशंस मिलती हैं। प्रत्येक पेशेंट की स्पेसिफिक नीड्स के आधार पर ट्रीटमेंट प्लान ट्रीटमेंट कॉस्ट्स को कम करेगा और हेल्थ आउटकम्स को इम्प्रूव करेगा। बायोकोन अपने की ग्लोबल मार्केट्स में इंसुलिन प्रोडक्ट्स की अपनी रेंज के लिए इंसुलाया प्लेटफॉर्म को एक्सटेंड करके एक कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल थेरेप्यूटिक्स पोर्टफोलियो क्रिएट करने की योजना बना रहा है। कंपनी का मानना है कि बढ़ते डिजिटल थेरेप्यूटिक सॉल्यूशंस का यूज करना पर्सोनलाइजेशन के थ्रू पेशेंट एक्सपीरियंसेस को ट्रांसफॉर्म करेगा। अपने बायोसिमिलर्स बिजनेस के लिए ग्लोबल स्ट्रैटेजी के हिस्से के रूप में कंपनी ने दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन्स मैन्युफैक्चरर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ पार्टनर करके वैक्सीन्स में डाइवर्सिफाई किया है। जबकि बायोकोन बायोलॉजिक्स, जिसमें बायोकोन का बायोसिमिलर्स बिजनेस है, बायोसिमिलर्स की एक ब्रॉड एंड रोबस्ट पाइपलाइन बना हुआ है जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस को टारगेट करता है। इसने वैक्सीन्स और इन्फेक्शियस डिजीज एंटीबॉडीज के लिए सीरम इंस्टीट्यूट के साथ पार्टनरशिप के थ्रू कम्युनिकेबल डिजीज सेगमेंट में एक स्ट्रैटेजिक कदम भी उठाया है। यह स्ट्रैटेजिक अलायंस बायोकोन बायोलॉजिक्स को वैक्सीन सेगमेंट में एक एसेट लाइट और एक्सेलरेटेड एंट्री प्रोवाइड करता है। यह लाइफ सेविंग वैक्सीन्स और बायोलॉजिक्स के लिए इमर्जिंग एंड डेवलप्ड मार्केट्स में असमान एक्सेस को एड्रेस करने के लिए वैक्सीन्स और बायोलॉजिक्स में दो लीडिंग प्लेयर्स की स्ट्रेंथ्स एंड रिसोर्सेज को भी कॉम्प्लीमेंट करता है। कंपनीज का एम अपने अलायंस के थ्रू ग्लोबल हेल्थ केयर पर एक सिग्निफिकेंट पॉजिटिव इम्पैक्ट डालना है। पोर्टफोलियो मॉडल्स डेवलप करने में एक की एस्पेक्ट में किसी दिए गए बिजनेस यूनिट के परफॉर्मेंस के अंडरलाइंग मैट्रिक्स को आइडेंटिफाई करना शामिल है। मॉडल की अजम्पशंस के आधार पर इन मैट्रिक्स में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मार्केट शेयर और इंडस्ट्री ग्रोथ रेट जैसे फैक्टर्स शामिल हो सकते हैं। पोर्टफोलियो एनालिसिस के लिए एक वाइडली यूज्ड, हालांकि कुछ हद तक ओवरसिम्प्लीफाइड और सब्जेक्टिव अप्रोच बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप द्वारा डेवलप किया गया बीसीजी मैट्रिक्स है। नई पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मेथड्स ग्लोबल एक्सपांशन, रिपोजिशनिंग या रीटारगेटिंग और स्ट्रैटेजिक आउटसोर्सिंग से ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज के आधार पर किसी बिजनेस की पोटेंशियल को असेस करने के लिए मोर कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच का यूज करती हैं।